इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने धर्मू भाई की राम राम। भाइयों, मौसम बदल रहा है और इस बदलाव के साथ साथ हम भी इब दिनचर्या अपनी बदल लाग रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति का साथ है, कोई भी मौसम है उसका हमने स्वागत करना पड़ेगा। और इब नवाए से दिन हो गए हैं और धीरे धीरे सर्दी जा रही है, तो बदलाव ज़रूरी है और बदलाव हमेशा एक अच्छी चीज़ों का भी संकेत करते हैं। तो कार्यक्रम आज किसान वाणी में भाइयों बहुत कुछ हम लेकर आए हैं और जो हमारी जो चर्चा रहेगी, सबसे पहले तो देखो आज की नसीहत में हम बात करेंगे नई फसल नई उमंग में औषधीय फसल मूल्य ठीक ही काश्त की एग्री मार्केट ऐप के बारे में बताओगे और भाई जो प्राकृतिक खेती बताओगे, और इसके साथ साथ जो हम ऐप के बारे में बता देते हैं। PIB ऐप है जो महत्वपूर्ण आप जानकारियाँ ले सकते हैं और भाई मनोरंजन तो हम ज़रूर लाते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में किसान वाणी में सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं एक एग्री मार्केट ऐप की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से भाई केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उसमें भाई इसमें डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो मोबाइल का ज़माना से और घर बैठे सारी जानकारी हमने मिल जाती है। इसी तरह जो एग्री मार्केट मोबाइल ऐप है, जो एग्री मार्केट ऐप के माध्यम से हम बोलते हैं, और एग्री मार्केट मोबाइल ऐप भाई ऐसा है जो किसान को स्थानीय मंडी और देश भर की मंडियों में फसलों का जो भाव है वो उसमें हम जान सके हैं। और किसान भाई जानते हैं कि भाई सही बाजार सूचना के अभाव में भाई नुकसान घना उठाना पड़ता था, लेकिन इस मोबाइल ऐप से भाई किसान बाजार भाव के बारे में भाई सारी जानकारी ले ले भाई कितने के भाव चल रहा है और किस भाव में हमने अपने फसल बेचनी चाहिए। तो विक्रेता ही आसपास की जो किस मंडी में अपने उत्पादन लेना कर जाना चाहिए, या सारी जानकारी उसमें हम देते हैं। और यो ऐप से भाई किसानों को आसपास के फसल मूल्यों से अवगत कराने के उद्देश्य से यो विकसित किया गया है। और एग्री मार्केट मोबाइल ऐप के इस्तेमाल तो भाई 50 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें भाई सारी मंडियां का हमने बेरा चाल है और मंडियों में फसलों का जो बाजार मूल्य है वो हम प्राप्त कर सके हैं। और यो जो ऐप भाई मोबाइल GPS इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के स्थान की भी पहचान करता है और बेरा चल जाओ भाई नक्शा सा इसमें बन जाओ भाई हमने कित जाना है और यह मंडी कित है। तो 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो बाज़ारों में फसल की जो कीमतों का उपलब्ध कराता है। अगर कोई व्यक्ति GPS लोकेशन का उपयोग करना नहीं चाहता है तो उसके लिए भी भाई किसी अन्य बाजार या फसल का मूल्य प्राप्त करने का इसमें विकल्प से तो मूल्य एग मार्ग नेट पोर्टल से हम इसमें ले सके हैं। और एग्री बाजार मोबाइल ऐप जो हम बता रहे हैं, ये जो ऐप एक भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी से और किसान इसमें सीधे भाई बड़ी जो कंपनियां हैं, मिल है या बड़े जो व्यापारी है उनको सीधे माल बेच सके। और भाई सरकार का सीधी सी यह बात है भाई जो बीच के जो भाई दलाल जो होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं भाई नु सोचो भाई किसान होता है और बीच में जो मुनाफा उसका हम कमा ले। तो साथियों ईब जो किसानों को अपनी जो फसल का सही मूल्य मिले और बीच में भाई जो पी से हम जो सामान बेचते थे और वो धीरे धीरे उसमें भाई सारी कीमत जुड़ जाती थी। लेकिन सरकार ये चाहती है भाई जो किसान हैं जो मेहनत करते हैं उनकी जितने मूल्य की फसल है वह सीधी डायरेक्ट उसमें खरीदी जावे
और जो बीच में जो नुकसान हुआ करता उस तक बचे। तो ये जो सारी सुविधाएं ये सुनिश्चित करते हैं कि जो छोटे किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और भाई इसके अंदर जो गृह मंत्रालय है उसमें MHA की सुरक्षा और SOP के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्री बाजार की जो ऑन ग्राउंड सेवाएं किसान से उपज लेने और भाई इसे खरीदार के जो गंतव्य तक पहुंचाने का इंतज़ाम इसमें करती है। तो साथियों जो ऐप है इसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अब जो बात हम कर लेते हैं आज की नसीहत की, नई फसल नई उमंग में औषधीय फसल मुलेठी की बात हम कर लेते हैं। और जो प्रगतिशील किसान बहन भाई मुलेठी तक फ़ायदा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है। तो मुलेठी को विभिन्न क्षेत्रों में मुलेठी, यष्टि मधु या मधु यष्टि, अमित मधुरम, जष्टि मधु, इसमें भाई कई नाम तो इसने जाना है। और कई औषधीय गुणों के कारण इसमें आयुर्वेद और एलोपैथिक दवाइयाँ तैयार की जाती है। और इसके साथ ही इसका उपयोग है कई जो सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसमें हम करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में आयुर्वेदिक उत्पादकों की मांग बढ़ने के कारण भाई मुलेठी की जो मांग भी भाई भारी बढ़ोतरी हो रही है। तो भाई घाटे का सौदा नहीं है, फ़ायदे का है। और इसकी खेती किसानों के लिए निश्चित ही मुनाफे का सौदा इसमें हो सके। तो भाई मुलेठी के पौधे की पहचान की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मुलेठी के पौधे भाई झाड़ियों की तरह नज़र आते हैं और पौधों में गुलाबी और जामुन रंग के फूल आते हैं। और इसके फल जो लंबे और चपटे होते हैं और इसके मूल जड़ से भाई कई छोटी छोटी जो जड़ें निकलती हैं। और इसकी खेती के लिए उपयुक्त माटी की और जलवायु की बात करें तो भाई मुलेठी की खेती भारत के लगभग सारे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इसमें हम कर सके हैं। और बेहतर पैदावार के लिए इसकी जो खेती है उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर इसमें रेतीली मिट्टी इसमें भाई करनी चाहिए। और मिट्टी का जो pH स्तर की जब हम बात करते हैं 6 से 8.2 के बीच में इसमें होना चाहिए। तो इसकी खेती उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में की जाती है। और पौधे के विकास के लिए जो भाई गर्मी का जो मौसम है वो सही रहता है। और बीज की मात्रा और बीज के चयन की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रति एकड़ भूमि खेती के लिए मुलेठी की 100 से 125 किलोग्राम जड़ों की इसमें ज़रूरत होती है। और रोपाई के लिए करीब 7 से 9 इंच की लंबाई वाली जड़ों का चयन करना चाहिए। और जड़ों में करीब 3 से 4 आँखें होनी चाहिए। और खेत तैयार करने की हम विधि की भी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले खेत में माटी पलटने वाली हल से एक बार गहरी जुताई करें। और इस तक खेत में पहले से मौजूद जो खरपतवार है, फसलों के अवशेष है, वो उसमें नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर के कारण भाई इसमें तिरछी जुताई करें, यो ज़रूर ध्यान रखें। और आखिरी जुताई तक पहले प्रति एकड़ खेत में 10 से 12 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलावे। और जुताई के बाद खेत में भाई पानी चलाकर इसमें पलेवा कर देवे। और पलेवे के बाद जो भूमि की ऊपरी परत है वह हल्की सूखने पर खेत में एक बार इसमें जुताई इसमें करें और पाटा भी लगा देवे। इस तरह माटी जो भुरभुरी और जो समतल सी हो जाएगी। और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब बात हम कर लेते हैं रोपाई की विधि की। देखो इसमें जो जड़ों की रोपाई कतार में करनी चाहिए और सभी कतारों के बीच 90 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। और पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रोपाई के टाइम जो भाई जड़ों का 3 हिस्सा भूमि के अंदर और 1 हिस्सा भूमि की सतह के ऊपर होना चाहिए। और सिंचाई और खरपतवार की जब हम बात करें तो जड़ों की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पौधे के अंकुरित होने तक खेत में नमी बनाए रखें। नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। पौधे के अंकुरित होने के बाद ठंड के मौसम में 1 महीने में 1 बार सिंचाई करनी चाहिए। और जब ईब जिस तरह गर्मी आएगी तो गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। और भाई जब बारिश हो तो उसमें सिंचाई की ज़रूरत होती ही नहीं है। और खरपतवारों पर जो नियंत्रण के लिए इसमें ज़रूरत के अनुसार तो भाई 2-3 बार तो इसमें निराई गुड़ाई हमने करनी चाहिए। और पौधे की खुदाई की जब आप बात करें तो रोपाई के 3 साल बाद जब पौधे खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो करीब भाई इसमें 2 से 2.5 फीट गहरी खुदाई करें। और खुदाई के बाद जड़ों की अच्छी तरह से साफ करके तेज़ धूप में कुछ दिनों तक सुखाए। और भाई फसल की जो पैदावार है वह बहुत बढ़िया रहेगी। और प्रति एकड़ खेत में
खेती करने पर करीब 30 से 35 क्विंटल तक जड़ों की पैदावार इसमें होती है। और भाई देखो मुनाफा बहुत बढ़िया है और आजकल तो औषधीय फसलों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, तो जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वह इस पर बहुत बढ़िया फ़ायदा ले सके हैं। और अब या तो बात करी हमने औषधीय फसल मुलेट्टी की, क्योंकि आज की नसीहत नई फसल नई उमंग में हमने जो बात करी थी। और ईब भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि भाई किसानों के पास जाकर चाहे कितने भी कोई मेले भी लग रहे हैं, चाहे हमने केंद्र में जाना पड़ा है, तो उसके लिए भाई सारी जानकारी हम आपको घर बैठे सारी दे हुआ है। और अब की बार जो हम बात कर लेते हैं भाई सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में भाई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर हमने बातचीत करी। और भाई बातचीत के करी कति गजब कर दिया है, बहुत बढ़िया बातचीत है। और भेंट करता है अजीत सिंह गिल। तो भाई देर ना करते हुए यह बातचीत सुनाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां इस तक प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आज हम सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा जो है यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे हम जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टॉल लगा हुआ है। हमारे साथ हैं भाई जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी ये बताइए कि आपका काफ़ी सारी आपने सब्जियाँ रखी हुई हैं। पहले तो थोड़ा सा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि आप लोग किसान क्या समझते हैं, जो इससे खेती बाड़ी से जुड़े हों, उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं शाहबाद के पास एक छोटा सा गाँव मामबाजरा है, वहाँ पे हमने सभी किसानों ने मिलकर कलसाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एक समूह बनाया हुआ है, जिसमें हमें सरकार की तरफ से पूरी सपोर्ट मिली हुई है। और उन्हीं के बिहाफ पे हमें एक ग्रुप है हमारा फार्मर्स का, जिसमें कुछ फार्मर कैप्सिकम का काम कर रहे हैं, कुछ फार्मर हल्दी का काम कर रहे हैं और कुछ प्याज का है और प्याज के सीड का भी काम कर रहे हैं। जो हमें जो लगता है कि एफपीओ के साथ चलने से क्या है कि सभी किसान मिलके एक ही बैनर के नीचे हम मल्टी वैरायटी लगा के लोकल लेवल भी उसको सेल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो ना तो एक अकेला फार्मर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही वो आगे इन फ्यूचर में मार्केटिंग के तौर पे ग्रोथ कर सकता है। तो कम से कम कितने किसान होने चाहिए और कितनी मदद मिलती है सरकार से? सर, इसका जो गवर्नमेंट की तरफ से पैटर्न बनाया हुआ है उसमें जो मेन डायरेक्टर की संख्या है वो 5 से लेके 15 हो सकती है, जो मेन मुखिया होते हैं, और उनमें एक जो मेजर है वो चेयरमैन की पोस्ट होती है। उसके अलावा सरकार की तरफ से सपोर्ट के तौर पर एक सीईओ और एक अकाउंटेंट भी साथ में मिलता है। और फंड के तौर पर सरकार मैनेजमेंट के तौर पे हमें पैसा भी देती है आगे बढ़ने के लिए, जो मतलब कि ये सरकार ने बहुत अच्छे लेवल पे ये कदम उठाया। हम पूरी सराहना करते हैं सरकार की कि ये एक फार्मर को ग्रोथ करने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए एक अच्छा कदम है सर। तो पैसा एक तो 5-10% दे देते हो या कुछ थोड़ा अच्छी तरीके से देते हैं पैसा? नहीं, पैसा अच्छे लेवल पे आता है सर। लगभग स्टार्टिंग में मैनेजमेंट कॉस्ट के तौर पर हमें 6 मंथ की फंडिंग अवेलेबल होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट जैसे ही वो फंड खत्म होता है तो सरकार की तरफ से टोटल 3 साल तक हमें वो फंड मिलता है, जिससे हम जितने भी एफपीओ के खर्चे हैं हम उसको रनिंग थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही वो खर्चे खत्म हो उतने उस टाइम तक जो एक फार्मर है, एक समूह है, वो पूरी ग्रोथ में चला जाता है सर। 3 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है सर। मतलब अपने पैरों में खड़ा होने का पूरा मौका दे, पूरा मौका है सर। एक प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए सबसे बड़ा मौका है कि वो समूह के साथ मिलकर ये काम कर सकता है सर। तो शुरुआत कैसे करें? कोई नया किसान करना चाहे कैसे करें शुरुआत इसकी? सर उसके लिए कई ऑप्शन हैं, जैसे आप कृषि विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं और साथ के साथ बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं, वो पूरी सपोर्ट करते हैं सर। पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे, एक अलग से टीम मिलेगी आपको, वो एक अलग से चैनल बनाया हुआ है सरकार ने एफपीओ के लिए, वो आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन का पूरे प्रोसेस डिटेल से समझा देते हैं सर। हाँ, तो इसमें आपने कई तरह की सब्जियां ये रखी हुई हैं, ये जो आपका जो ये एफपीओ है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत ही आप उगाते हो? हाँ जी सर, ये एफपीओ का अभी फ़िलहाल जो हमने किया हुआ है, मेजर जो हमारा है वो टर्मरिक का है, जो हल्दी का, और सेकंड जो है हमारा रहता है ओनियन का, उसकी नर्सरी भी है और उसका बीज भी है सर। दोनों चीज़ों पे फ़िलहाल जो एफपीओ वो काम कर रहा है, और आगे इन फ्यूचर के अंदर हमारा मिर्च के ऊपर भी फ्यूचर में हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है, साथ में वेजिटेबल के ऊपर और प्रोटेक्टेड के अंदर वो रहेगा, जो जिसमें हम सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर हमारा मतलब सरकार का जिसमें संरक्षण रहेगा, सरकार की मदद, सीधी मदद रहेगी? हाँ, उसमें सीधी मदद रहेगी। जैसे हम अगर
जैसे मौसम भी एकदम से चेंज हो रहे हैं, अगर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हम करते हैं तो एक तो ये मौसम की मार से हम बच सकते हैं और हमारी जो यील्ड है उसमें बहुत ग्रोथ होती है सर। मतलब प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब एक जैसे सर हम कह सकते हैं पॉली हाउस, नेट हाउस, उसमें प्रोटेक्टिव के मतलब तौर जहाँ आप अपना जो तापमान है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके जितना फसल को सब्जी को चाहिए उतना आप रख सको, उसको प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये एक बार ये जो जितना आपने रखा है इनके बारे में बताइए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके रखी हुई सारी सब्जियां और जो ये सर ये जो है ये ब्लैक ओनियन की वैरायटी है। वैसे तो जो मार्केट में है वो ज़्यादातर काले प्याज की किस्म है ये। हाँ, ये काले प्याज की किस्म है सर, ज़्यादातर तो है रेड ओनियन ही मार्केट में चलता है सलाद के तौर पे, लाल वाला ज़्यादा चलता है प्याज है। लेकिन ये ब्लैक ओनियन है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम दिसंबर तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पानी की मात्रा बहुत कम है। स्टोरेज की कैपेसिटी पे और गुणों के ब्याह पे जो ब्लैक ओनियन है वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा देर तक भंडारण किया जा सकता है। जी सर, ज़्यादा, क्योंकि पानी की मात्रा कम होने की वजह से इसको लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं आप सर। और ये जो साइड में लगे हुए हैं ये फिर ये है सर ऑनियन का सीड है सर, प्याज का अच्छा बीज है। हाँ, क्योंकि पौध अगर एक फार्मर लेता है तो उसमें थोड़ी कॉस्टिंग आ जाती है। अगर वो अपने लेवल के ऊपर इसकी सीड बनाना भी स्टार्ट कर दे तो उसके दोनों चीज़ों में वो कॉस्टिंग में बचा सकता है सर, और मतलब ग्रोथ भी कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं उसके प्लस में रहेंगी सर। अच्छा, ये जो बीज दिखा रहे हैं भाई, ये काले ओनियन का बीज है सर। अच्छा, और ये जो इधर जो लगे हुए हैं ये पौध है सर, प्याज, काले प्याज की पौध, प्याज की पौध। जी सर, जी सर। और ये सारी ये जो है सर ये हल्दी की 2 वैरायटीज़ हैं सर। एक है लुधियाना यूनिवर्सिटी की पंजाब 2 के नाम से है सर, जिसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 280 दिन के करीब है सर। और लोकल एरिया के अंदर हमारे एरिया को जो सबसे ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट और जो इसका रॉ मटेरियल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो सबसे बेस्ट है हमारी सोयल के अकॉर्डिंग। ये सेकंड वैरायटी है सर, ये प्रगति 2 है, केरला की है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का रहता है सर। इसमें थोड़ी जो ऑयल कंटेंट की मात्रा वो कम रहती है, लेकिन अगर यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो वो सबसे बेस्ट है सर, क्योंकि टाइम पीरियड भी कम है सर इसका। तो जो ये उगाते हो आप, जिस तरह खासकर हल्दी है, और इनको बेचने में किसी तरह की दिक्कत? सर ऐसा है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो लोकल मार्केट के अंदर इसका कोई मार्केट या मंडी का कोई सोर्स नहीं है। ये तो सिर्फ हम अपने लेवल पे ही एफपीओ के ब्याह पे फार्मर मिलके ही खुद में इसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि एक जॉब के ब्याह पे देखा जाए तो एक फार्मर के ब्याह पे देखा जाए तो इतना टॉप का रिजल्ट है कि हम एक फार्मर के बेटे को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। तो कहने का मतलब है आपके जो आसपास ही आपके जानकार हैं उनको आप भेज देते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ है, ये जैविक चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। हाँ जी सर, हाँ जी। फिर भी मार्केटिंग आपकी जो बेचने का फिर भी कहाँ होता है? आप देखिए, मार्केटिंग का जो सोर्स है लोकल ही है सबसे बड़ा सर। मतलब जो जानकार किसान हैं उनके पास? हाँ, जानकार किसान हैं, जैसे हम या जो उपभोक्ता हैं, आम लोग हैं जो खरीद के बढ़िया चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसका मैं बताता हूँ सर। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जैसे हम इसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर की प्रोसेसिंग करने के बाद हम सैंपलिंग के तौर पे मार्केट में 50 ग्राम या 100 ग्राम की पैकिंग करते हैं। एज ए सैंपल के तौर पे हम पहले बांटते हैं मार्केट में। जैसे एक फार्मर इसको या कोई भी कंज्यूमर इसको यूज़ करता है तो वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वो हर साल हमारी जो मार्केट है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ती जा रही है सर, जिसमें हमें अलग से कोई पार्टिकुलर मंडी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि हम खुद ही कंज्यूमर हैं, खुद ही एक्सपोर्टर हैं, खुद ही हम जॉब स्पीकर हैं, जॉब प्रोवाइडर भी हैं। अच्छा, बाहर निर्यात भी करते हो, दूसरे देशों में बेचते हो? एक्सपोर्ट में भी कोई इस तरह का हेल्प करती है कुछ, जो बाहर आप भेजते हो, कुछ इस तरह का वो सिस्टम रहता है? सर ऐसा है कि एक्सपोर्ट के लिए अभी सरकार की तरफ से एक एपीडा का डिपार्टमेंट है, उसके लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन हमने मंगवाई है उनसे, वो हम जैसे वो कंप्लीट होते हैं वो थोड़ा लार्ज स्केल के ऊपर हमें करना पड़ेगा, तो वो सरकार अभी कर रही है। सरकार की तरफ से ओके है, वो हमारी तरफ से थोड़ी देरी है, क्योंकि अभी हम उतनी क्वांटिटी पैदा नहीं कर पा रहे। वो लार्ज स्केल पे हमें जाना चाहिएगा। एफपीओ है तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, तो अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो और लोकल मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहते हो, तो बाहर का जो उत्पादन है दूसरे जो किसान करते हैं आम, उसमें जैसे पेस्टिसाइड ज़्यादा डालना और ये सब करना, तो रेट तो उसके बराबर मिलेंगे इसमें, तो इसलिए एक्सपोर्ट तो ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इसको करने के लिए मतलब किस तरह से आपके अटेम्प्ट हैं और सरकार किस तरह से मदद कर रही है? सरकार की तरफ से तो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उन्होंने, स्पोर्ट के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो पूरी कर लेंगे। लेकिन अब हमारे लेवल पे अब थोड़ी कमी है कि आप अवेयरनेस भी मान सकते हो
ठीक है, उसके लिए क्या है कि हमें जो हमारी यील्ड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फार्मर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा लार्ज स्केल पे एकड़ में हम अगर इसको ले तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम नहीं कर सकते इसको। आपने बताया भी था कि सरकार की तरफ से मदद में किसी तरह की कमी नहीं है, ये तो आप ही बड़े स्तर पे थोड़ा सा करने में अभी आपका समय लग रहा है, तो थोड़ा मैं अपने लेवल पे प्रैक्टिकल करने की सोच रहे हैं। फिर अभी हमारे एफपीओ के साथ नहीं अबाउट 300 के करीब फार्मर्स हैं। 300 किसान आपके इसमें एफपीओ में जुड़े हुए हैं। 300 के करीब हमारे फार्मर हैं जो अभी इनके साथ हम लोकल मिलके हम काम कर रहे हैं सर। तो जो आपके ये जिस तरह की जैविक आपकी हल्दी है, इस तरह की कोई खरीदना चाहे या कोई किसान अपना जो एफपीओ में आपसे जुड़ना चाहे या अपना नया एफपीओ जो है बनाना चाहे, तो कोई आपका कोई पता या कोई फ़ोन नंबर आप बता दो। सर मेरा जो एड्रेस है, फर्म का नाम है कलसाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। जो एड्रेस है वो कलसाना है मेन। वहाँ से कोई भी आके किसी भी बागवानी विभाग से कन्फर्म कर लीजिए, एग्रीकल्चर से कन्फर्म कर लिया, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से, तो आप कभी भी एनी टाइम आके अगर टर्मरिक या ऑनियन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए अवेलेबल मिलेंगे। कोई फ़ोन नंबर आपका? सर जो मेरा मोबाइल नंबर है 9355 हिंदी में बता दो। 93 555 35 132। 93 555 35 132। और जो सेकंड नंबर है सर वो 98 131 26 149। ठीक है, कोई और खास बात जो आप कुछ मन में हो आपका कहना चाहते हो? फिलहाल तो यही है कि सर जैसे जैसे इन फ्यूचर के अंदर सरकार की तरफ से और सपोर्ट मिलती जाएगी, कुछ और ऑप्शन मिलते जाएंगे तो उसको हम बढ़ चढ़ के करेंगे सर। तो जितेंद्र जी, बातचीत बहुत बढ़िया आपने बातें बताई। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सरकार की तरफ से बहुत अच्छा आपका जो सोच है, जो बहुत ही प्रोत्साहन वाली आपने सोच बताई अपनी, कि बहुत अच्छा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी सकारात्मक ये बात है। तो इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साथियों, ये तब बात करी हमने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर बातचीत करी थी और भेंट करता थे भाई अजीत सिंह गिल, और वास्तव में बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने मुहैया कराई। और अब बात हम भाई कर लेते हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि प्राकृतिक खेती की तरफ हमने जाना चाहिए। और भाई शुरुआत हम किस तरह करें? ज़ाहिर है छोटे से किसान है भाई, खेती पूरी तरह से निर्भर है, एकदम से पूरी तरह कुदरती खेती नहीं अपना सकता, तो थोड़ी थोड़ी हम इसमें कर सकते हैं। और भाई रोजी रोटी का खतरा तो मोल नहीं ले सकता, लेकिन ये विश्वास है कि अगर पैदावार घटी भी है तो 2-3 साल में वह वापस बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक खेती की तरफ आप ज़रूर आ सकते हैं। और कम से कम हम क्या कर सकते हैं? एक तो अच्छा ही हो कि ज़मीन के एक हिस्से पर, चाहे वो एक कनाल ही हो, आप पूरी तरह से भाई रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग बंद करके सुझाए गए सब कदम हमने उठाने चाहिए। जिस तरह भाई ज़मीन का ढक कर रखना है, जीवामृत का प्रयोग है, बीज उपचार है, नई कई फसल इकट्ठी बोना है, पेड़ लगाना है। और भाई कितनी ज़मीन है यो आप उतनी ज़मीन पर ही इसमें करें जितने आप सहज महसूस करें, लेकिन अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से पर ज़रूर करके देखें, यानी धीरे धीरे वो भाई जो हिस्सा हमारा फैल जाएगा। और प्राकृतिक खेती जब हम रिजल्ट देखेंगे तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। एक तो देखो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है और इसके लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग इसमें बंद करना है। और जो मिट्टी से लिया गया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस मिट्टी में मिलना चाहिए और जैव विविधता बढ़ानी चाहिए। और कई फसलों को मिलाकर एक समय पर एक खेत में हमने बोना चाहिए। तो भाई प्राकृतिक खेती की तरफ आप ज़रूर आइए और इसके मूल मंत्र को भी समझे। और अब हम जो बात कर लेते हैं इसमें मौसम की बात हम कर लेते हैं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 75 और 33% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 7 मार्च तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने और वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 5 मार्च को कुरुक्षेत्र जिले में सतही हवाएं चलने का
पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो मौसम विषय के डॉक्टर ममता से हमने जानकारी ली और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी बताते भाई। कल रविवार कार्यक्रम होगा थारी चिट्ठी मारे गीत, और सोमवार ने जो चर्चा लेकर आए किसान वाणी में, इसमें भाई मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी जानकारी हम देंगे, और इसी तरह कि इसके अंदर कृषि में आधुनिक जो छिड़काव तकनीक का योगदान की इसमें हम बात करेंगे। और अब बात हम आगे कर लेते हैं कि अब आपको थोड़ा सा मनोरंजन करवा देते हैं, और मनोरंजन से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। और भाई जानकारी यह है कि भाई जो किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551 है, यानी कि 1551, जिस पर आप घर बैठे सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रटे आला मेरा मन का मरिया सांस तोरे चुपचाप रगड़ की मोरा पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रटे आला मेरा मन का मरिया सांस तोरे चुपचाप रगड़ की मोरा शब्द सुनन बुद्धि तोलन सीखो भाई नैन इंद्री रा धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मतना खोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मतना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी रे बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मरिया सोच तोरे तो बता बरकड़ की मारा पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, और धर्मू भाई ने दीजियो राम राम, सारे बाण भाइया ने राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।